एवरेज कॉस्ट। जब हम पर यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हम किस में बात कर रहे हैं, एवरेज कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में एसीबी बोला जाता है। बेसिकली एवरेज कॉस्ट जो होती है, या जब हम पर यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम 3 टाइप ऑफ कॉस्ट में डील कर रहे हैं। फर्स्ट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट इज एएफसी. नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एबीसी. एंड द थर्ड वन इज एवरेज टोटल कॉस्ट, दैट इज एटीसी. एवरेज टोटल कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में एसी बोलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की. जब पर यूनिट के बेसिस पे हम फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की. फॉर्मूला क्या होगा, एएफसी विल बी इक्वल टू टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. इसके स्केड्यूल से अगर हम इसको डिस्कस करें तो यहाँ पे हमको 3 कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे. सबसे पहला आउटपुट का, नेक्स्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट का, और इन दोनों की हेल्प से हमको क्या मिलेगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट इज एएफसी. टीएफसी की वैल्यूज कैसी होती हैं, कांस्टेंट और कॉमन. आउटपुट कैसा होता है हमारा, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है. एक सेम वैल्यू को जब हर बार हम पहले से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर हमको पहले से छोटा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आंसर हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता. कोई ना कोई छोटी से छोटी वैल्यू आएगी हमारे पास, लेकिन वैल्यू प्रेजेंट ज़रूर होगी. सबसे पहले ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे बात करें तो जब हम 12 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन दैट केस हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी. 12 को 1 से डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, डिवाइडेड बाई 3 4, डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, एंड व्हेन 12 इज डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2.4. मीन्स जैसे जैसे हमने यहाँ पे आउटपुट बढ़ाना चालू किया, वैल्यूज हमको कैसी मिल रही है, हर बार पहले से छोटी, लेकिन वैल्यू प्रेजेंट है. एब्सेंस ऑफ वैल्यू हो ऐसा यहाँ पे नहीं है. एएफसी की वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ तो रहेगी, ज़ीरो नहीं हो सकती है. क्यों, क्योंकि टीएफसी हमेशा प्रेजेंट होता है. ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टीएफसी प्रेजेंट होता है, इसलिए तब भी एएफसी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता. इन्फिनिटी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होगा. बेसिकली जो एएफसी का कर्व होता है हमारा, उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं. किसी भी कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलने का मतलब ये होता है कि उस कर्व के नीचे किसी भी पॉइंट से अगर हम कोई रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं तो उस हर रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा. डिफरेंट पॉइंट से भी अगर आप कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे उस पर्टिकुलर कर्व के नीचे तो उनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा. एएफसी कर्व भी कैसा है हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व है. स्लोप कैसी होती है इसकी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये. सबसे पहले इसके स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें अगर, तो इसको देखिए हमने यहाँ से ऐसे ओपन एरिया से स्टार्ट किया है. कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए जिससे हम बोले कि यहाँ से एफसी हमारा स्टार्ट हो रहा है. रीज़न इज दैट कि जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट का प्रोडक्शन होता है, मतलब कुछ भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब भी टीएफसी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एफसी हमको क्या मिलता है, इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी को यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम मार्क नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई हमने एएफसी को कैसा छोड़ा है, यहाँ से ओपन एंडेड छोड़ा है, खुला हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट हर बार एएफसी की वैल्यू कैसे मिलती है, पहले से छोटे, मतलब हर बार एएफसी कैसा होगा, गिरेगा. लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता ये. क्यों, क्योंकि जब टीएफसी ज़ीरो नहीं होगा तो एएफसी ज़ीरो कैसे होगा. दैट्स वाई हर बार एएफसी की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, पहले से थोड़ी सी छोटी, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी. देयरफॉर एएफसी कभी भी एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा. इसके पास से कितना भी पास से बनता जाएगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा, इसको टच नहीं करेगा. सो बेसिकली वी कैन से दैट कि एएफसी जो होता है वो दोनों ही एक्सिस को टच नहीं करता है. एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करता है, बिकॉज टीएफसी ज़ीरो नहीं हो सकता, और जब टीएफसी ज़ीरो नहीं होगा तो एएफसी ज़ीरो नहीं होगा, और जब तक एएफसी ज़ीरो नहीं होगा तब तक वो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एएफसी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता है, बिकॉज ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टीएफसी प्रेजेंट है एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ में, जिसको हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो से तो हमको क्या मिलता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ओपन एंडेड छोड़ के रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको वाई एक्सिस पे टच नहीं करा सकते. दैट्स वाई एएफसी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज एवीसी. जब हम पर यूनिट के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. फॉर्मूला क्या होगा, एवीसी विल बी टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. इसके स्केड्यूल की बात करें तो हमें 2 कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले आउटपुट का और दूसरा टीवीसी का. इन दोनों की हेल्प से हमको हमारा थर्ड कॉलम मिलेगा, दैट इज एवीसी.
जब हम टीवीसी की वैल्यू को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एबीसी की वैल्यू। वैल्यूज़ कैसे मिल रही हैं एबीसी की, इनिशियली डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर वापस कैसी होने लगी, इंक्रीज। मतलब एबीसी का नेचर कैसा होता है, इनिशियली डिक्रीज करता है, फिर मिनिमम पे पहुंच जाता है अपने और कांस्टेंट हो जाता है और फिर वापस इंक्रीज करने लगता है। इसलिए इसका फिगर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा यू शेप्ड जैसा। पहले कैसा होगा, डिक्लाइन होके कहीं ना कहीं अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगा और फिर वापस इंक्रीज करने लगेगा। बेसिकली इसके पीछे के रीज़न की बात करें अगर, तो यहाँ पे भी रीज़न सेम है। एबीसी का कर्व हमारा ऐसा यू शेप्ड क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, और वी कैन से दैट एवरेज कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एटीसी या एसी। मतलब जब हम टोटल कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट्स अ एवरेज कॉस्ट। बेसिक फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट का क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज टीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सेकेंड फॉर्मूला जो हम एवरेज कॉस्ट का यूज कर सकते हैं, दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। जैसे टीएफसी और टीवीसी को सम करने से टीसी मिलता है, वैसे ही एएफसी और एबीसी को सम करने से हमें क्या मिलेगा, एसी। सेम चीज़ हमने स्केड्यूल में डिस्कस की हुई है। ये स्केड्यूल अगर आप चाहें तो इसके बेसिक फार्मूला को यूज़ करके भी बना सकते हैं। इन दैट केस ऑल्सो वैल्यूज़ हमको यही मिलेंगी, इसी तरीके से मिलेंगी। यहाँ हमने कैसा स्केड्यूल लिया हुआ है, सेकेंड फार्मूले को यूज़ करता हुआ, दैट इज एएफसी और एबीसी को सम अप करके हम एसी निकालेंगे। सबसे पहले जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे बात करें तो एएफसी कैसा है, इन्फिनिटी, और एबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। देयरफॉर एसी भी यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे आउटपुट हमारा 1 हुआ, एएफसी की वैल्यू और एबीसी की वैल्यूज हमारे पास आना चालू हो गई हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एसी की वैल्यू। बेसिकली ये वैल्यूज़ कैसी हैं, देखिए इनिशियली डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन होके कांस्टेंट हो गई है या अपने मिनिमम पे पहुंच गई है और फिर उसके बाद वापस से इंक्रीज हो रही है। बेसिकली बात करें तो इसके लिए कहीं ना कहीं एबीसी के नेचर के लिए हम बात करेंगे कि एबीसी का नेचर है जो यहाँ पे कॉपीड हो रहा है, बिकॉज एएफसी की वैल्यू जो है वो टीएफसी पे डिपेंड करती है और टीएफसी फिक्स्ड होता है, जिसकी वजह से एएफसी की वैल्यूज़ कैसी होती हैं, हर बार डिक्लाइनिंग होती है और हर बार बहुत छोटी छोटी मिलती जाएगी हमको। इसका कोई खास इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। बेसिकली एबीसी का जो नेचर है वो डोमिनेट करेगा एसी के नेचर को भी। देयरफॉर एसी का फिगर भी कैसा बनेगा, यू शेप्ड बनेगा। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा डीप यू शेप्ड बन रहा है। जब हमने एबीसी के कर्व की बात की थी तो एबीसी का कर्व कैसा बनता है हमारा, यू शेप्ड होता है, लेकिन उतना डेप्थ में नहीं होता जितना डेप्थ में एसी का कर्व है। एसी का कर्व ज़्यादा डीपर बनेगा। रीज़न इज दैट कि एसी में कहीं ना कहीं एबीसी के साथ क्या जुड़ गया है, एएफसी और जुड़ गया है, और एएफसी भी कैसा हो रहा है, फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमको डिक्रीमेंट मिलेगा या जो डिक्रीज साइड होगा हमारा कर्व का वो और ज़्यादा डीपर होगा, बिकॉज ये दोनों ही गिर रहे हैं लगातार। दैट्स वाई एसी कैसा होगा हमारा, यू शेप्ड, लेकिन थोड़ा डीपर होगा। इनिशियली वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, देन अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी और फिर वापस इंक्रीज करने लगेगी। नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग एसी, एबीसी एंड एएफसी कर्व। फर्स्ट पॉइंट इज एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एबीसी कर्व। एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो हमेशा एबीसी से ऊपर बनेगा। जैसे यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं, जब हमने तीनों कर्व एक साथ बनाए हुए हैं तो एसी का जो कर्व है वो इन दोनों को ही टच नहीं कर रहा है और साथ ही साथ एबीसी से ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज एबीसी रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट एट अ लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन द एवरेज कॉस्ट। मतलब एबीसी का जो कर्व है वो जल्दी अपने मिनिमम पे पहुंच जाएगा, एसी कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है वो हमको आगे किसी और लेवल ऑफ आउटपुट पे मिलेगा। और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा एसी और एबीसी के बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज एसी और एबीसी के बीच में किसका डिफरेंस है, एएफसी का। एएफसी जीरो नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एबीसी और एसी के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा, लेकिन कभी भी ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एएफसी प्रेजेंट है ऑलवेज। नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट refers to the addition to total cost when one more unit of output is produced. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन आ रहा है जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की है।
जितने का एडिशन है बेसिकली वो वैल्यू हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट है हमारी 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की 200। जब हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट मतलब 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 240। बेसिकली हमारी जो कॉस्टिंग थी वो कितने से इंक्रीज हुई, 40 रुपीज़ से। 240 हमारी 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है। 3 - 1 मतलब 2 यूनिट तक हमारी कॉस्टिंग कितनी थी, 200। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 40। तो ये 40 हमारे क्या हो गई, मार्जिनल कॉस्ट। बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है, TCN - 1। n नंबर ऑफ यूनिट्स पे मार्जिनल कॉस्ट अगर हमको निकालनी है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, MCN = TCN - TCN - 1। लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मैक्सिमम कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हुई हैं, 3। इस 3 यूनिट पे अगर हम मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, 3। MC3 विल बी इक्वल टू TC3, मतलब 3 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है दैट इज़ 240, माइनस TC3 - 1। 3 - 1 से क्या मिलेगा हमको, 2। मतलब टोटल कॉस्ट जो हमारी 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने से लग रही है दैट इज़ 200। जब हम 240 में से 200 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का एक फॉर्मूला और होता है दैट इज़ चेंज इन टोटल कॉस्ट। ये जो डेल्टा है या ट्रायंगल का जो साइन है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये फॉर्मूला बेसिकली तब काम में आएगा हमको ज़्यादातर जब हमारा जो आउटपुट का चेंज है वो मोर देन 1 यूनिट से हो। अगर 1 यूनिट का चेंज है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करो या ये फॉर्मूला यूज़ करो, इट डजेंट मैटर, आंसर सेम आना है। लेकिन अगर 1 यूनिट से ज़्यादा का चेंज है अगर आउटपुट में, इन दैट केस अगर हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया तो आंसर गलत होगा, वहाँ हमको यही फॉर्मूला काम में आएगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमारी TC कितनी थी, 200, और जब हमने 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की तो हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो गई है, 350। अब अगर हमको MC निकालना है 5 यूनिट्स पे तो हमको चेंज जो मिल रहा है वो कितने यूनिट्स का मिल रहा है, 3 यूनिट्स का। मतलब 2 यूनिट्स से सीधे हम 5 यूनिट्स पे आ गए। 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस नहीं है। इन दैट केस हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमको इस फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। टोटल कॉस्टिंग में जो चेंज आया वो कैसा आया है, 350 हो गई है और पुरानी कॉस्ट कितनी थी हमारी, 200। तो बेसिकली 350 में से हम 200 माइनस करेंगे। साथ ही साथ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारी पहले कितनी थी, 2, और न्यू आउटपुट कितना है हमारा, 3, दैट इज़ 5 - 2। इस फॉर्मूले की वैल्यूज़ जब हमने पुटअप की हैं तो हमारा आंसर कितना आया है, 50। तो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे कितनी हो गई है, 50। नाउ वी विल डिस्कस एन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग MC, जिससे हमको एक थर्ड फार्मूला और मिलेगा MC का, दैट इज़ MC इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट। MC या मार्जिनल कॉस्ट है जो हमारी वो बेसिकली फिक्स कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है ये हम इस डेरिवेशन के थ्रू प्रूव करेंगे। सबसे पहली चीज़ MC के बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो MCN का फॉर्मूला क्या होता है, TCN - TCN - 1। TC का फॉर्मूला क्या होता है, TFC + TVC। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अगर हमने n पुट किया तो TCN क्या हो जाएगा, TFCN + TVCN। सिमिलरली अगर हमने यहाँ TC के साथ सफिक्स में n - 1 पुट किया तो TCN - 1 क्या हो जाएगा हमारा, TFCN - 1 + TVCN - 1। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज कर दी। TCN की जगह हमने क्या रख दिया, TFCN + TVCN, और TCN - 1 की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, TVCN - 1 + TFCN - 1 + TVCN - 1। यहाँ बीच में है माइनस। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन को बदल देगा। ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा और ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं TFC की। TFC हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है, सेम होता है। चाहे n नंबर ऑफ आउटपुट पे बात करो आप, चाहे n - 1, TFC की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो अगर सेम वैल्यू किसी इक्वेशन में प्लस में है और सेम वैल्यू माइनस में भी है तो बेसिकली वो दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगी, 0। हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों कैंसिल हो गई। रिमेनिंग हमारे पास क्या वैल्यू बची, TVCN - TVCN - 1। ये हमको यहाँ पे कैलकुलेशन शो किया हुआ है। TFCN और TFCN - 1 तो क्या होंगे, सेम। तो बेसिकली ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। तो ये क्या बचा हमारे पास, MCN = TVCN - TVCN - 1।
टीएफसी का जो नेचर है कांस्टेंट होने का, इसकी वजह से टीएफसी का कोई भी असर एमसी पे नहीं पड़ता है, एमसी उससे इफेक्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एमसीएन का एक थर्ड फार्मूला और यूज़ कर पाएंगे, दैट इज टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। अगेन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ इस पॉइंट को कि जब सिंगल 1 यूनिट का डिफरेंस होगा प्रोडक्शन में तभी हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर 1 यूनिट से ज़्यादा का प्रोडक्शन है, इन दैट केस हम ये या ये जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, इन दोनों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तब हमें कौन सा फार्मूला काम आएगा, दिस वन। नाउ अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के स्केड्यूल ऑफ फिगर की। सबसे पहले इसके स्केड्यूल की बात करें तो एमसी के हमने दो फॉर्मूले मेन डिस्कस किए हैं, दैट इज टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1 एंड टीवीसीएन माइनस टीवीसीएन माइनस 1। दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमको सेम वैल्यूज़ मिलनी है। कॉलम्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे एमसी को कैलकुलेट करने के लिए, आउटपुट, टीवीसी, टीएफसी एंड टीसी। ये 4 कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे दोनों फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए। आप चाहें तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करके भी स्केड्यूल बना सकते हैं। सबसे पहले टीसीएन माइनस 1 फॉर्मूले की बात करें अगर, तो ये हमको टीसी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी, प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है जब हम किसी चेंज की बात करते हैं। अभी तो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है, जब प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है तो चेंज कहाँ से होगा, इन दैट केस यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, 0 से 1 जब हमने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस की, एक चेंज आया, एक एक्स्ट्रा यूनिट आपने प्रोड्यूस की, अभी आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब हम यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करना चालू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करें अगर, तो 1 यूनिट पे टीसी कितना है हमारा, 18। 1 माइनस 1 मतलब 0 पे टीसी कितना है, 12। तो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा, 6। दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट। सिमिलरली अगर एमसी हमको 2 यूनिट ऑफ आउटपुट में निकालना है, मतलब यहाँ पे एन की जगह क्या आएगा, 2, तो टीसी 2 कितना है हमारा, 22 माइनस टीसी 2 माइनस 1 मतलब टीसी 1 कितना होगा, दैट इज 18। मतलब हर बार आप जिस लेवल ऑफ आउटपुट पे एमसी निकालोगे, आप उसके सामने की वैल्यू को उसके ऊपर वाली वैल्यू से माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एमसी। थर्ड लेवल पे क्या हो जाएगा, 27 माइनस 22, देन 36 माइनस 27 एंड देन 47 माइनस 36। वैल्यूज़ कैसी मिल रही है हमको, इनिशियली डिक्लाइन कर रही है और फिर वापस इंक्रीज हो रही है। जैसे अभी तक हमारे सारे कॉस्ट के फिगर का नेचर था वैसे ही यहाँ पे भी है। टीवीसी की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उससे भी हमको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है, सेम रिजल्ट मिलेगा हमको। 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। यहाँ पे भी 4 आ रहा था आंसर, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होती है। टीवीसी की बाकी वैल्यूज़ को भी यूज़ करके सेम इसी तरीके से हम एमसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने टीसी को यूज़ किया वैसे ही टीवीसी यूज़ में आएगा। वैल्यूज़ वैसी ही है हमारी, इनिशियली डिक्लाइन हो रही है फिर उसके बाद वापस इंक्रीज हो रही है। फिगर इस वजह से हमारा कैसा बनेगा, यू शेप्ड, इनिशियली डिक्लाइन होगी एमसी और फिर इंक्रीज होने लगेगी। रीज़न क्या होगा इसके लिए भी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मार्जिनल कॉस्ट का कर्व हमारा यू शेप्ड क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या लॉ ऑफ एलवीपी।